नमस्कार। औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है किसानों के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत और उसके जो स्वामी भक्त जमींदार और ताल्लुकदार थे और उनके जो कारिंदे थे और पुलिस के साथ मिलके वो क्या जातियां करते थे। एक बात याद रखिए कि 57 के बाद में अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी और ताल्लुकदारी इसके पूरे स्वभाव को बदल दिया था। अपने स्वामी भक्त लोगों को उन्होंने ज़मींदारियाँ दी, ताल्लुकदारियाँ दी और उनको अपना विश्वास पात्र बनाया कि अब उनके अधिकारों को कोई कभी छेड़ेगा नहीं। वो चाहे जो मर्जी जिस तरीके से इन इलाकों में राज करें। उनको न्यायिक शक्तियां तक दे दी गई, 3rd क्लास मजिस्ट्रेट तक बना दिया गया जमींदारों और ताल्लुकदारों को। और उसके बाद से जो किसानों का एक शोषण प्रारंभ हुआ, मत भूलिए कि इससे पहले ही अपनी व्यापार से मुनाफा कमाने की जो अंग्रेजों की नीति थी, उसमें अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों को डाला था। अफीम की खेती यहां कराते थे जबरदस्ती किसानों से। तुम गेहूं नहीं उगाओगे, तुम धान नहीं उगाओगे, दाल नहीं उगाओगे, तुम अफीम की खेती करोगे। और उस अफीम को चीन में ले जाते थे, चीनियों को अफीमची बनाते थे और वहां से चांदी लेके आते थे। नील की खेती, पूरी दुनिया के अंदर नीले रंग का आविष्कार नहीं हुआ था आर्टिफिशियल। तो नील की खेती जो होती थी, तुम नील उगाओगे बिहार के अंदर, बंगाल के हिस्सों में, अपने खाने के लिए गेहूं नहीं उगाओगे, धान नहीं उगाओगे। पटसन की खेती, जूट मिल जो बनाई इन्होंने। नतीजा यह हुआ था कि अकाल फैले, भूमिहीन हुए किसान। और उसके बाद जो इन्होंने भूमि के संबंधों में परिवर्तन किया, अंग्रेजी हुकूमत से पहले जमीन पे मलकियत जो है वो किसी जमींदार की या ताल्लुकदार की नहीं होती थी, मलकियत हुकूमत की होती थी। उसको केवल उस इलाके की जमींदारी यानी जो राजस्व लिया जाता था, जो भूमि कर लिया जाता था, उसका अधिकार दिया जाता था जमींदार और ताल्लुकदार को। मलकियत नहीं थी उसकी। अंग्रेजों ने उनको अब पूरी मलकियत दे दी और नतीजा यह हुआ कि ये जो दोहरा शोषण शुरू हुआ किसानों का, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं जो अवध के अंदर, जो मेरी पहली पुस्तक आई थी उसमें मैंने रिसर्च में दिए थे कि उनसे जमीन, अवध के किसानों को एक रात के अंदर भूमिहीन किसान बना दिया गया सबको। टेनेंट्स एट विल बोलते थे कि अब ये किराएदार हैं, इनकी भूमि पर कोई मलकियत नहीं है। ये नजराना देंगे तो इनको भूमि जोतने को दी जाएगी और इतने इनको भूमि कर और देना पड़ेगा। लगान भूमि कर ताल्लुकदार अंग्रेजों को देता था और इनसे वो वसूल करता था। और कैसे कैसे तरीके उसमें अपनाए गए। जो पट्टे दिए जाते थे खेती करने के लिए किसान को, उस पर नजराना लिया जाता था कि अगर 1 एकड़ के उन्होंने 4 रुपए पे वो दिया तो उसके लिए 10 रुपया नजराना दो। और उसके बाद एक परंपरा वहां चली, मुर्दा फरोशी उसको बोला गया, कि जब कोई किसान मर जाता था तो उसकी बीवी या बच्चों को जमीन नहीं दी जाती थी, चाहे पट्टा भला ही उसका भी बचा हो 4 साल का, उसकी दोबारा नीलामी की जाती थी और दोबारा पैसा लिया जाता था। या उस परिवार को अगर उस जमीन को रखना था तो दोबारा नजराना देना होगा। इसको अवध के इलाके में मुर्दा फरोशी कहते थे। और एक अफसर ने तो ये तक लिखा कि ये लोग जो है बड़े खुश होते हैं कि अगर कोई किसान की मौत होती है तो, क्योंकि उससे इनको दोबारा मुर्दा फरोशी मिलती है, नजराना मिलता है। अंग्रेजी शौक ताल्लुकों ने ताल्लुकदारों ने अपनाने शुरू कर दिए।
एक ताल्लुकदार का बेटा ग्रामोफोन बजाता हुआ गांव में निकल गया, तो सारे गांव ने उस ग्रामोफोन की आवाज सुन ली और कारिंदों ने आके साहब से शिकायत की, हजूर से, कि साहबजादे तो ग्रामोफोन की आवाज पूरे गांव को सुनवाए हैं, ये कैसे हो गया? पूरे गांव के ऊपर जो है चवन्नी चवन्नी हर किसी के ऊपर ग्रामोफोनिंग टैक्स लगा दिया। हाथी खरीदना है ताल्लुकदार साहब को तो हथियाना लगा दिया, मोटर खरीदनी है तो मोटराना लगा दिया। यहां तक के एक ताल्लुकदारन थी अवध के अंदर, उसकी पैर में फोड़ा हो गया, तो उस पैर के फोड़े को ठीक कराने के लिए उन्होंने पूजा करवाई, और उस पूजा पाठ के अंदर जो खर्चा हुआ उसको सेप्टिक सेस कह के, पकावन, कि वो फोड़ा पक गया था तो पकावन टैक्स कह करके किसानों के ऊपर लगा दिया। अगर किसान के जानवर चलते हुए जो धूल उड़ती थी तो ताल्लुकदार साहब की हवा खराब हो गई, तो पूरे गांव के ऊपर धूल उड़ाई लगा दी गई, धूल उड़ाई का टैक्स लगा दिया गया। ऐसे ऐसे टैक्स, अगर कमिश्नर साहब आ रहे हैं अंग्रेजों के गांव में दौरा करने के लिए, तो उनकी खातिरदारी में जो खर्चा होना है वो पूरे गांव पे कमिश्नरन टैक्स लगा दिया, डिप्टी कमिश्नरन टैक्स लगा दिया, लाट टैक्स लगा दिया। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां आ रहे हैं प्रांत के तो लठियावन लगा दिया, लठियावन बोलते थे उसको टैक्स को। तो किसान नजराना तो दे ही दे, अपना लगान भी दे ही दे, और ऊपर से इस तरीके के करीबन 126 टैक्स जो है मैंने निकाले थे अपनी शोध के द्वारा, जो किसानों से लिए जाते थे, और मजबूरन किसानों को देना पड़ता था, कोई और चारा नहीं था। कि अगर वो नहीं देंगे और जमीन से बाहर हो गए क्या करेंगे? भूमिहीन मजदूर बन जाएंगे। स्थिति ये थी अवध के अंदर कि जो बराबर में आगरा का प्रांत था, वहां थोड़े कुछ अधिकार किसानों के ज्यादा थे, तो वहां के किसान फिर अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे इधर के किसानों के अंदर, कि कल को ये किसान रहेगा ही नहीं, ये तो भूमिहीन बन जाएगा, ताल्लुकदार इसे बाहर निकाल देगा तो। और किसान जाए कहां मुकदमा करने, क्योंकि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर वही ताल्लुकदार, वही जमींदार बैठा है, अंग्रेजों ने उसे पूरे हक दिए हुए हैं, और उसका शब्द जो है वो आखिरी शब्द है, वो जो भी कह देगा किसान को लेकर के। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, मैं आपको हैरान होकर बताऊं कि 1867 1872 की फाइलें मैंने देखी। 11 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, क्या उन पे इल्जाम है कि अकाल के दिनों ने इन्होंने एक मुट्ठी भर अनाज जो है वो चोरी कर लिया लाला की दुकान से, और क्या उनको दिया जाता है सजा? लिखा जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर, कि ये तो पैदाइशी अपराधी हैं। जाति में आगे लिखा जाता है नीची जाति, और सजा दी जाती है उस बच्ची को 3 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट। हिंदुस्तान के कानून में किसी भी समय में किसी बच्ची या स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, जो उन्हें कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर दिया इस तरीके से। ये इनकी न्याय व्यवस्था थी, और यही कारण था कि ये जातियां जब बढ़ती चली गई, तो अलग अलग जगहों पे किसान आंदोलन खड़े हुए। चंपारण को देखिए, राजकुमार शुक्ल जब कांग्रेस के अधिवेशनों में बार बार भाग रहे थे 3 साल से, कि कोई यहां पे आके हाल तो देखे कि नीले किसानों का हाल क्या है। चंपारण आंदोलन से पहले तो कई बार विद्रोह हो चुके थे वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ, जब गांधी वहां पे गए, और जो गांधी ने किया वो एक अलग कहानी है। या बारदोली हुआ या खेदा हुआ, 1921 के अंदर सिरोही राज में, राजस्थान में, मोतीलाल तेजावत उठ के खड़े होते,
भील किसानों के बीच में, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो बिरसा मुंडा का आंदोलन है 1898 1900 के आसपास, जब उसे बिरसा मुंडा को फांसी दी जाती है। ये अपना आंध्रा के अंदर बिहार के अंदर, चंपारण के अलावा और इलाकों में बिहार के पाबना विद्रोह, बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र में डेक्कन रॉयट्स। क्यों? और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था, भारत के किसान पे इस तरीके के अत्याचार करवाने का। एक तो अंग्रेज उन इलाकों को, जिन इलाकों ने 1857 में हिस्सा लिया था, उनको सजा देना चाहते थे। यही कारण है कि अंग्रेजी काल में ही नहीं, उसके बाद 60-70 साल तक भी बिहार का विकास नहीं हो पाया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था, ये पूर्वी 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 शब्द इस्तेमाल करते थे मंगल पांडे से घबरा करके। और जिस तरीके से इन इलाकों की फौजों ने अंग्रेजियों की ईस्ट इंडिया कंपनी में विद्रोह किया था 57 के अंदर, तो उनको सबक सिखाना था। तो इन इलाकों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। दूसरा, अंग्रेजों को अब बंधुआ मजदूर चाहिए थे, इंडेंचर चाहिए थे, गिरमिटिया, अपनी उन उपनिवेशों को बचाने के लिए जहाँ पे ये जब ये दास प्रथा खत्म हो गई और वो अफ्रीका वाले दास मुक्त हो गए, तो वहाँ पे अब काम कौन करेगा? तो 57 के बाद ही हजारों भेजे गए थे। और उसके बाद में उस पर एक अलग विषय है, मैं गिरमिटिया पे अलग से आऊँगा आपके पास एक व्याख्यान के अंदर। लेकिन ये सब चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने की, और कोई किसान की बात नहीं करता था। सबसे पहले कुछ बात उठाई किसान की, होम रूल जब शुरू हुआ, फिर मदन मोहन मालवीय ने उठाई, यूपी किसान सभा बनती है, उसके बाद अवध किसान सभा बनती है, अवध का किसान आंदोलन होता है भयंकर, बाबा रामचंद्र के नीचे। लेकिन इन किसानों को मिला क्या? हर किसी ने आकर के किसान का शोषण किया। 3-4 तरीके का नेतृत्व उभरा किसानों में। एक तो नेतृत्व उनके बीच से ही उभरा, जैसे राजकुमार शुक्ल था, जो किसान के लिए लड़ना चाहते थे। दूसरा नेतृत्व किसानों में उभरा एक सन्यासी साधु बाबा के रूप में, जैसे बाबा रामचंद्र हुए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए, स्वामी विद्यानंद हुए, अटा नसीम शाह रायबरेली के पास वो उसका मज़ार का अटा, इस तरीके के नेता हुए जिनसे किसान जाके अपना दुख रोते थे। और फिर उन्होंने दिशाएं दी किसान को लड़ने के लिए। और फिर आ गए कांग्रेसी, किसान 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 किसान। किया क्या किसान के लिए? जब आगे इसको व्याख्यान को बढ़ाएंगे तो पूरी कांग्रेस की नीतियां जो किसान के रही वो मैं आपको बताऊंगा। अब से नहीं, अब की नहीं, आजादी के बाद नहीं, आजादी के पहले से। एक गांव के अंदर मैं जब अपनी शोध कर रहा था प्रतापगढ़ जिले में, तो उस बुजुर्ग से मैं मिला। मेरे ख्याल उसकी उम्र 94 या 96 साल की थी उस समय, सन 1977 के अंदर, जो बुजुर्ग जवाहरलाल नेहरू को अपने कंधों पर बिठा करके ले गया था प्रतापगढ़ के गांव के अंदर। और मैंने उससे पूछा कि अब तो खुश होगे, क्योंकि उस पर खाने को नहीं था उस उम्र में। मैं वो कोई रोटी दे देता तो खा लेता था। तो बोला क्यों खुश होऊंगा? मैं कहा तुम कहते थे जिम्मेदारी से लड़ना है, ताल्लुकदारी से लड़ना है, वो चली गई, तो अब तो बात खुशी की है। तो मालूम है उसने क्या जवाब दिया था? साहब वो समय बढ़िया था। मैंने कहा क्यों? बोले साहब एक जमींदार था, चाहे हमारे खिलाफ हो
या हमारे पक्ष में हो, फैसला तुरंत दे देता था। आज 85 जमींदार हो गए। खाद वाला अलग जमींदार है, कैनाल वाला अलग जमींदार है, ट्रैक्टर जिस पे है वो अलग जमींदार है, पुलिस वाला अलग जमींदार है, और वो जमींदार तो वहां मौजूद है ही है, और नेता अलग जमींदार है। एक और गांव में मैं गया, मुझे वाकया सुनाया उस गांव के लोगों ने कि वहां जो पुलिस वाला था, इंस्पेक्टर, वो जलूस नहीं निकालने देता था इन्हें कभी कांग्रेस का, डंडे बरसाता था उनके ऊपर। तो 15 अगस्त आते ही ये बड़े खुश हुए कि अब हम इस इंस्पेक्टर को देख लेंगे। वो इंस्पेक्टर साहब डीएसपी बना दिए गए। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि जब मानसिकता वही, उस मानसिकता को नहीं बदला गया। वही हाल किसानों को रखा। बाबा रामचंद्र ने बहुत अच्छा लिखा है कि दो ही हाथ मुंह मोदक मेरे, कि जो नेता आते हैं शहर से बात किसान की करते हैं, ये दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। ये किसान, हां, इसलिए किसान का खूब इस्तेमाल होता था कि किसान को कांग्रेस के सेशन में ले जाओ और दिखाओ कि साहब किसान भी कांग्रेस के साथ है, और किसान रहा साथ में। किसान चौरी चौरा क्यों हुआ? जो पुलिस वाले जलाए गए, मारे गए, क्यों हुआ चौरी चौरा? चौरी चौरा इसलिए हुआ कि गांव के अंदर जो जमींदार और जो पुलिस थी वो किसानों पर अत्याचार करती थी। जब किसानों को ये खबर मिलती है कि गांधी ने एल्फिंस्टन मिल के सामने विदेशी कपड़े की होली जलाई, क्योंकि विदेशी कपड़ा जो है वो शोषण का प्रतीक है, तो अपनी समझ से किसान जो है उनको जला देते हैं जो उनके शोषण के प्रतीक हैं। ये थी समझ को किसान की। और जो किसान ने त्यागा और दिया, त्याग किए, और जो इस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दिया, गांधी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि कांग्रेस को उन्होंने एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन याद रखें कि उस जन आंदोलन से जो आम जनता का नेतृत्व निकल के आया था किसानों को, उनको कभी भी कांग्रेस का जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें स्थान नहीं दिया गया। कहां गए राजकुमार शुक्ल, कहां गए बाबा रामचंद्र, कहां गए स्वामी विद्यानंद, कहां गए मोतीलाल तेजावत, कहां गया सीताराम राजू आंध्रा का? नमस्कार, एक बार फिर मिलेंगे इसी बारे में चर्चा करते हुए अपने आगे के व्याख्यानों में।